Hello everyone, welcome back to our lecture series of subject Building and Town Planning. In our last lecture, we seen different types of buildings, their classification based on their occupancy. मीन्स कि जो buildings है उनको उनके uses के हिसाब से किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। मीन्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्डिंग के कितने टाइप हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज फ्रेम स्ट्रक्चर एंड द थर्ड वन इज composite structure. So let's see in detail. First one is load bearing structure. In load bearing structure, each wall is a structural member and weight of a slab is carried by the wall and transferred to the foundation. यानी कि इस लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो हर एक वॉल है वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर होती है। वो स्लैब का जो वेट होता है उसे कैरी करके फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पे मेनली बेसिकली क्या होता है कि जो वॉल ही है वही सारा का सारा वेट लेती हैं। इसमें कोई बीम, कॉलम या ऐसे अदर स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते नहीं हैं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है जिसमें वॉल ही होती हैं, वही सब जो वेट होता है उसे कैरी करती हैं। इसके बाद सेकंड वन इज फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसमें इन द फ्रेम स्ट्रक्चर द वॉल आर नॉट अ स्ट्रक्चरल मेंबर। यहाँ पे जो वॉल हैं वो स्ट्रक्चरल मेंबर नहीं होती, वो जस्ट प्राइवेसी पर्पस के लिए या फिर उसे कवर करने के लिए, पैक बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर इज़ नो रोल लाइक टू कैरी अ वेट ऑफ द स्लैब एंड अदर मेंबर्स। दे डू नॉट कैरी द वेट ऑफ स्लैब। जैसा कि मैंने कहा आपको कि यहाँ पे जो वॉल है उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी और जो बिल्डिंग है उसे कवर करने के लिए होता है। यहाँ पे जो वॉल है वो कोई किसी भी तरह का उन पर वेट नहीं होता है स्लैब का। A network or a frame made of columns and beams carried by the slab. यहाँ पे जो नेटवर्क होता है वो टोटली उसे फ्रेम स्ट्रक्चर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बीम्स और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स यानी कि वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर एंड बीम्स आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, जो कि आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बनते हैं। और यही सारा जो स्लैब का जो सारा वेट होता है या ऊपर के जो स्टोरेज होते हैं यानी कि ऊपर के जो बिल्डिंग के माड़े होते हैं उनका जो वेट होता है वो कौन कैरी करता है, तो वो बीम्स और कॉलम्स कैरी करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, फाउंडेशन के अंदर। सो ये इसे फ्रेम स्ट्रक्चर कहा जाता है। बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर में मेन रोल होता है वो होता है बीम्स और कॉलम्स का, और स्लैब का वेट ये सब कैरी करके ट्रांसफ़र करते हैं फाउंडेशन में। इसके बाद है कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर यानी कि हमने आपको नाम पर से ही समझ में आ रहा होगा कि हमने जो पहले देखा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों का मिक्सचर है, ये है कंपोजिट स्ट्रक्चर। इफ अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग हैज़ अ फ्रेम स्ट्रक्चर and a part of it has a load bearing structure then it is called a composite structure। यानी कि इसमें जो कुछ वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, लोड कैरिंग भी करती है, लोड कैरी करके फाउंडेशन तक ट्रांसफ़र भी करती हैं। यानी कि ये क्या हो गया पर्पस लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का। और बीम्स और कॉलम्स भी होते हैं, कुछ पार्ट होता है बिल्डिंग का वो उसमें बीम्स और कॉलम्स भी शामिल होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, फ्रेम स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो दोनों का जो मिक्सचर हो गया वो होगा कंपोजिट स्ट्रक्चर। द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज मेनली फाउंड व्हेन द एक्सरेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज डन। यानी कि किसी बिल्डिंग का हमें एक्सर्शन करना होता है, उसे
और मॉडिफाइड करना होता है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को ज़्यादा मजबूती देनी होती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. So basically there are we are using two types of structure mainly. First one is a load bearing structure and the second one is a frame structure, but sometimes we also use the composite structure. So let's see the what is the main basic and main difference between the those first two structures, load bearing structures and frame structures. यहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग पड़ते हैं, तो इसे हम ज़्यादा इन डिटेल में समझ पाएँ. पहला है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. तो उसमें पहला डिफरेंस तो ये है कि ऑल वॉल कंस्ट्रक्टेड लोड बेयरिंग वॉल्स, यानी कि जो सारी की सारी वॉल्स हैं वो क्या होता किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, लोड बेयरिंग तरीके से. मीन्स के वो सारी की सारी वॉल लोड बेयरिंग वॉल्स होंगी, इस तरीके से उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि उन पर ही जो ऊपर के जो सारे स्टोरेज हैं और स्लैब का जो वेट है वो सारा का सारा वॉल्स पर ही आना है. सो इट दे शुड मस्ट बी इनफ लोड केयर कर सकें, इतने उन्हें मजबूत होना पड़ेगा. उसके बाद जो फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल्स होती हैं, ऑल वॉल्स ट्रीटेड एज अ पार्टीशन वॉल, यानी कि इनमें जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, पार्टीशन वॉल, यानी कि इन्हें कुछ खास प्रकार का लोड कैरी नहीं करना होता, तो इनकी अगर मजबूती थोड़ी कम ज़्यादा होगी तो इट्स ओके है, वो स्ट्रक्चर बीम्स और कॉलम्स के सहारे ही अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर पाएगा. तो ये था इनका पहला डिफरेंस. उसके बाद सेकंड डिफरेंस है वो है ऑल द वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द फाउंडेशन. हाँ, यानी कि जो सारी की सारी वॉल्स हैं उनका फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनका पाया होना ज़रूरी है, ताकि वो खड़ी रह सकें, इनफ स्ट्रेंथ गेन कर सकें. यहाँ पे सारी वॉल का जो फाउंडेशन होगा वो कंपलसरी होना ही होना है. सामने हम देखेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर में, द ऑल द वॉल्स रेजिस्टिंग ओवर प्लिंथ बीम ओनली, यानी कि यहाँ पे वॉल के लिए अलग से फाउंडेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कॉलम के लिए ही जो फाउंडेशन होगा वही इनफ है. यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो कहाँ पर खड़ी की जाएंगी, तो उन्हें प्लिंथ बीम यानी कि जो हम प्लिंथ भरेंगे ग्राउंड लेवल से सर्टेन हाइट पर एक प्लिंथ भरी जाती है, और उसकी जो चारों तरफ बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पे प्लिंथ बीम बनाया जाता है. तो उसी प्लिंथ बीम पर हम क्या करेंगे, वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि ये इन वॉल का मेन पर्पस, जैसे कि हमने आगे ही डिस्कस किया, कि जस्ट फॉर प्राइवेसी एंड कवरिंग दी बिल्डिंग यही होता है. तो इनको ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पार्टीशन के लिए ही इन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो इन्हें किसी तरह के फाउंडेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है, हियर वॉल थिकनेस विल बी 230 mm, यानी कि जो वॉल की थिकनेस है इट शुड मस्ट बी मिनिमम 230 तो होनी ही होनी है, क्योंकि अब सारा का सारा वेट वॉल पर ही आना है, तो उसे इनफ मजबूती के लिए उसकी थिकनेस भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी. तो जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो वॉल की थिकनेस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा वाइड होती है. और अगर हम सामने देखें फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर, तो यदि एक्सटर्नल वॉल आर with 200 mm thick and all partition wall will have 100 mm thick, यानी कि जो आउटर बाउंड्रीज की जो मेन वॉल्स होती हैं उन्हें कितना 200 mm जितना थिक बनाया जाता है. और अगर बिल्डिंग के अंदर ही अंदर हमें कुछ पार्टीशन करने हो तो उन्हें हम 100 mm तक की थिकनेस तक थीन रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्पेस होगी वो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल की थिकनेस है वो कम रहेगी. और जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें जो वॉल का मेन रोल होता है उसे लोड तो कैरी करना नहीं होता, इसलिए इसकी थिकनेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं
100 to 200 mm तक। अब जो फोर्थ डिफरेंस है दैट इज वॉल विल बी कंस्ट्रक्टेड विथ स्टोन, ब्रिक और हाई स्ट्रेंथ सॉइल ब्रिक ब्लॉक्स। यानी कि यहाँ पे जो वॉल है उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा देने के लिए जो मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस मटेरियल की, लाइक स्टोन्स, ब्रिक्स एंड हाई स्ट्रेंथ सॉलिड ब्लॉक्स। यहाँ पे हम हॉलो ब्लॉक्स या कुछ जो लाइट वेटेड मटेरियल्स हैं ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से हमारे स्ट्रक्चर के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर में देखें तो ऑल फुटिंग्स, कॉलम्स, बीम्स एंड स्लैब्स आर बिल्ट इन आरसीसी। यानी कि यहाँ पे जो हमें फुटिंग बनानी है, फुटिंग मतलब कि जो फाउंडेशन के एक पार्ट होगा दैट इज फुटिंग। और कॉलम, कॉलम मीन्स हमारा वर्टिकल जो होगा स्ट्रक्चरल मेंबर दैट इज कॉलम। एंड द बीम, बीम यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर। और स्लैब, स्लैब जो ऊपर की रूफ को कवर करने के लिए होगी। इन सबको आरसीसी मटेरियल यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हम स्टील का भी यूज़ करेंगे और कंक्रीट का भी यूज़ करेंगे, इन दोनों का मिक्सचर होता है वो होता है आरसीसी। तो ये यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो स्लैब है उसके ऊपर कुछ लाइव लोड होंगे, जैसे कि कुछ फर्नीचर या कुछ अदर कुछ भी मटेरियल हो सकता है लाइव लोड। उसका डेड लोड यानी कि उसका खुद का जो वेट होगा वो होगा। तो स्लैब का जो वेट है वो ट्रांसफ़र होगा बीम में, और अब बीम होगा वो हॉरिजॉन्टल मेंबर ट्रांसफ़र करेगा कॉलम में, और कॉलम के बाद जो लोड होगा वो जाएगा फुटिंग, और फुटिंग फाउंडेशन के द्वारा वो सॉइल के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा लोड। इस तरह से जो लोड की ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर। इसीलिए इस स्ट्रक्चर के अंदर इन सब जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स का ही मजबूत होना आवश्यक है। यहाँ पे यदि हम देखें तो वॉल की का कुछ इतना खास रोल नहीं है स्ट्रक्चरल एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। तो यहाँ पे जो वॉल है वो हम लाइट वेट मटेरियल से भी बना सकेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा वॉल की वॉल की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर में है it is not possible for dismantlation लोड बेयरिंग वॉल्स। यानी कि यहाँ पे जो लोड बेयरिंग वॉल्स हैं उनको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, उनमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, उन्हें गिरा नहीं सकते, क्योंकि जो सारा का सारा वेट है वो तो इन वॉल पर ही आना है। वॉल के द्वारा ही फुटिंग के अंदर, फाउंडेशन के अंदर जाएगा, और फाउंडेशन के द्वारा सॉइल के अंदर। तो अगर हम इसमें वॉल के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। बट द अदर साइड फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर हियर द वॉल कैन बी रिमूव एंड अल्टरेट इजीली। यहाँ पे जो वॉल है उन्हें रिमूव भी करा जा सकता है, उन्हें चेंज भी करा जा सकता है, क्योंकि जो वॉल है उनका खास कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे जो बीम्स और कॉलम्स हैं उन्हीं में फेरफार नहीं करा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ आप वॉल को रिमूव करो या बनाओ ना बनाओ, ये उससे कुछ भी स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं होती है। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ डिफरेंस है दैट इज़ इन द लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर difficult to providing extra doors, windows, openings or other than specified locations। यानी कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जो हमारे वॉल की जो डायमेंशन नक्की करे जाते हैं उनमें कोई हम फेरफार नहीं कर सकते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं। जो डोर्स एंड विंडोज़ हैं उन्हें हम कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही लगा सकेंगे, और उनकी भी साइज़ होगी वो पहले से डिटरमाइन करनी पड़ेगी, और उनसे ज़्यादा बड़ी साइज़ के हम डोर्स और विंडोज़ या तो एक्स्ट्रा डोर्स और विंडोज़ इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो वॉल है
उसके अंदर डोर्स एंड विंडो और अदर देन ओपनिंग्स जो होंगे, अदर ओपनिंग्स होंगी, उनके बढ़ने से जो वॉल होगी उसकी स्ट्रेंथ होगी वो घट जाएगी, क्योंकि ओपनिंग बढ़ जाएंगी। जो अब वॉल वॉल और ये जो वॉल के अंदर जो विंडोज़ और डोर्स होते हैं वो इतना लोड कैरी नहीं कर सकते जितना कि हैवी मटेरियल से बने हुई वॉल कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे स्ट्रक्चर वीक पड़ जाएगा। इसलिए हम इसमें ज़्यादा डोर्स और विंडोज़ या अदर ओपनिंग्स नहीं रख पाएंगे। जो स्पेसिफिक जितना कि स्टैंडर्ड होता है वेंटिलेशन के लिए या फिर नेचुरल एयर एंड लाइट के लिए, वो मिनिमम हमें रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो, मोर एंड मोर मजबूत हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ हो उसके पास। और फ्रेम स्ट्रक्चर में देखा जाए तो एनी चेंजेस आर पॉसिबल इन बिटवीन दी स्पेसेस ऑफ टू कॉलम्स, यानी कि दो कॉलम के बीच में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो दो कॉलम होते हैं ये तो बीम के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो लोड आएगा वो बीम पर आएगा, स्लैब का और अदर स्टोरेज का जो लोड आएगा वो बीम पर आएगा, और ये लोड बीम पर से कॉलम में जाएगा। तो आप इन कॉलम्स के बीच में अगर वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो नहीं करिए। जो ग्लास के जो डोर्स या फिर वॉल कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डोर्स और विंडोज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओपनिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे आपके स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसमें ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर का एक प्लस पॉइंट रहता है यहाँ पे। फिर है उसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन द लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्स फॉर्म एंड स्टर्डी बेस्ड लाइक हार्ड सॉइल और हार्ड रॉक एक्सेट्रा। हाँ, इसके लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सर्टेन डेप्थ, यानी कि कुछ कम ही डेप्थ पर हार्ड स्टार्टा होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड सॉइल हो या तो हार्ड रॉक होना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा लोड का जो स्ट्रक्चर का सारा वेट है वो सॉइल अपने आप में ही संभाले। इसका और अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर में देखें तो इवन दो द सॉइल हैविंग अ लेस पुअर बेयरिंग कैपेसिटी मीन्स ऑफर, यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारी सॉइल होगी, उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो अगर कम होगी तो भी चलेगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ ड्राइविंग पाइल्स इनटू द सॉइल टिल इट्स रीचेस द हार्ड स्टार्टा, यानी कि जब तक हार्ड स्टार्टा नहीं मिल जाता तब तक हम पाइल्स इंसर्ट करके उसके ऊपर हम कॉलम्स कैन बी टेक अप फ्रॉम देयर, यानी कि वहाँ से हम क्या बना सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कॉलम्स आप कहीं पे मीन्स के जहाँ पे अगर हार्ड डाटा शॉर्ट डेप्थ पे अवेलेबल नहीं है तो आप फाइल्स इंसर्ट करके आप वहाँ पे कॉलम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो जहाँ पे इतनी ज़्यादा बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे भी अच्छी तरह से खड़ा रह पाएगा, और इसके फेलियर के चांसेस भी कम रहेंगे। ऐसा हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हमको शॉर्ट डेप्थ हमको फाउंडेशन ही बांधना होता है, और फाउंडेशन ऊपर ही सारी की सारी वॉल कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट डेप्थ पर ही हमें हार्ड स्टार्टा अवेलेबल हो जाए। उसके बाद जो पॉइंट है वो है लिमिटेड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स अप टू 3 फ्लोर्स, यानी कि जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स है उसे हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 फ्लोर तक। यानी कि फर्स्ट होगा वो हमारा ग्राउंड फ्लोर होगा, देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, टोटल 3 फ्लोर्स तक ही हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हमें हाई राइज्ड स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने हों तो हमें फ्रेम स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा जो वेट होता है वो सिर्फ वॉल्स पर ही डिपेंड करके हम उन्हें ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। जो फ्रेम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होगा वो इतना लोड कैरी नहीं कर पाएगा।
अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेस्ट सूटेबल फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स इन द वाटर लॉग एंड इन वाटर लॉग्ड रीजियंस ऑल्सो, यानी कि जहाँ पे वाटर लॉगिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे भी हम फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ कर पाएंगे। और अगर हमें हाई राइज बिल्डिंग बनानी है वहाँ पे भी हम फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। अगर सॉइल इतनी पुअर जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत पुअर है वहाँ पे भी हम फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स थे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर को दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनके अलावा एक और डिफरेंस है कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनिशियली उनकी कॉस्ट कम होती है, बट जो फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट फॉर दी उन जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उनकी कॉस्ट के हिसाब से आपको वैल्यू फॉर मनी उनकी जो आप यूज़ करते हैं वो भी आपको प्रोवाइड अच्छे से वो सारी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस दैट वी कंस्ट्रक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर। बट अगर हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ जहाँ पे हमारी साइट है वहाँ पे हायर स्ट्राटा भी अवेलेबल है, हमारे बिल्डिंग रेसिडेंशियल है, उसको 3 फ्लोर से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, देन इट इज़ इकोनॉमिकल टू बिल्ड अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आपको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स और फ्रेम स्ट्रक्चर, आपका जो आज का टास्क होगा वो इनके आधारित होगा। आपको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है और गूगल क्लासरूम में अटैच करना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।